माला, बाब 3, वैंकूवर, किस्त नंबर 15, सफ़ा नंबर 16। अस्पताल के कॉरिडोर की दीवारें सफ़ेद और बेरंग थीं, उम्मीद से खाली, मायूस दीवारें। बीरबल एक बेंच पे बैठा था। ये जगह माहिर के कमरे के ऐन सामने थी। वहाँ ज़ारा दाएं बाएं चक्कर काट रही थी। इसके खुले बाल शानों पे बिखरे थे और कानों में सुनहरे केकड़े जैसे ईयर रिंग्स थे। मुझे यकीन नहीं आता, वो दाएं बाएं टहलती बड़बड़ा रही थी। बेबसी, गुस्सा, क्या न था इसके अंदाज में। बीरबल ने उकताहट से उसको देखा। मुझे आ गया है। वो लंबे बालों की कस के पोनी बनाए आस्तीने पीछे मोड़े बैठा था। प्रिंटेड आधी आस्तीन की शर्ट और कलाइयों में पहनी जंजीरें। वो मुसलसल इस तराब से एक घुटना हिला रहा था। पहले मेंटल हॉस्पिटल और अब टांग का फ्रैक्चर। क्या माहिर की जिंदगी में कुछ नॉर्मल हो सकता है? वो बार बार सर नफी में हिला रही थी। जब उसके एंगर इश्यूज शुरू हुए तो तुम उसे छोड़ के चली गई थी। वो अस्पताल से रिहा हुआ तो तुम उसकी जिंदगी में वापस आ गई। अब फिर से उसको छोड़ने का बहाना ढूंढ रही हो तो मत ढूंढो। वो जल के कह रहा था। सीधा कह दो कि मैं हर दफा की तरह क्राइसिस में उसको छोड़ना चाह रही हूं। ज़ारा ने रुक के उसे घूरा। तुम भी तो उसके साथ नहीं होते। तब नहीं होता जब उसको मेरी जरूरत नहीं होती। जब पड़ती है तो मैं आ जाता हूं। तलखी से सर झटका, मगर ज़ारा ने झुरझुरी ली। आई कांट टेक इट एनी मोर। बीरबल ने बड़बड़ा के उसका फिक्रा मुकम्मल किया। वो गुस्से से उसको देखती आगे बढ़ गई। वो वाकई वहां से जा रही थी। क्लासिक ज़ारा। इसने में सर झटका, फिर देखा मालिक फरीद सामने से चले आ रहे थे। एक अफसोस भरी नजर ज़ारा पे डाली जो बाहर जा रही थी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। माँ कहाँ हैं? वो बेचैन सा था। मैं परसों से उनको कॉल्स कर रहा हूँ, इनके सारे नंबर ऑफ हैं। मालिक फरीद इसके ऐन सामने आ रुके। उनका चेहरा वैसा ही था, किसी रोबोट की जैसा। अलबत्ता उन्होंने अपना भारी हाथ उसके कंधे पे रखा। बीरबल को अचंभा हुआ। उनके अगले अल्फाज किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह अदा हुए। वो उसके कंधे पे हाथ रखे हुए थे। उनके होंठ हिल रहे थे। वो चंद लफ्ज वाज़े सुन सकता था, चंद लफ्ज धुंधले थे। बारिश में चलती कार की विंडस्क्रीन की तरह धुंधले, जिस पे बार बार वाइपर्स चल रहे हों। इस्लामाबाद वाला शम्स के भाई का घर, पुरअसरार तौर पर आग लगना, राबील की जली हुई लाश मिलना। लाश को गोली भी मारी गई थी। हिलाल गायब थी। हिलाल की गुमशुदगी को 2 दिन गुजर चुके हैं। गुमशुदा बच्चे अगर पहले 12 घंटों में ना मिले तो वो कभी नहीं मिलते। बीरबल ने उनका फिक्रा मुकम्मल किया। फिर वो निढाल सा बेंच पे गिर गया, गुमसुम, साकित। वो अस्पताल के कमरे में लेटा था। एक टांग पट्टियों से जकड़ी थी। दाएं बाएं हर तरफ फूल रखे थे। वो सर झुकाए किताब खोले इसे पढ़ रहा था जब दरवाजा खुला। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। माहिर ने निगाह उठा के देखा। इसकी आंख तले नील का निशान था। फिर चेहरा वापस किताब पे झुका दिया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन अब तक वो खुश्क हो चुकी थीं। मालिक फरीद खामोशी से काउच तक आए और इस पर बैठते हुए जेब से कुछ निकाल के रखा। माहिर ने चौंक के देखा। वो क्यूबन सिगार्स थे। इसने मालिक के चेहरे को देखा। वो झुक के 2 सिगार निकाल रहे थे, फिर सीधे हुए, चाकू से इसे तराशा, फिर एक इसकी तरफ बढ़ाया। इसने किताब मोड़ के रख दी और सिगार थाम लिया। वो अब लाइटर जला रहे थे। वो उन्हें देखे गया। पहले उन्होंने अपना सिगार सुलगाया,
फिर निगाह उठा के उसे देखा। उसने फौरन निगाह सिगार पे जमा दी। उन्होंने हाथ बढ़ा के उसके सिगार को शोला दिखाया। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। कमरे में धुआं जमा होने लगा। इससे पहले कि फायर अलार्म बजता, मालिक फरीद उठे और खिड़की खोल दी। ये तुम्हें कहाँ से मिले? माहिर ने सिगार लबों से निकाला और उलट पलट के इसका जायजा लिया। ये उन पुराने सिगार्स में से थे जो इसके ख्याल में इसके मुलाजिम गायब कर देते थे। तुम्हारे डाइनिंग रूम के रैक के निचले खाने में। वहां किसने रखे? वो चौंका। मालिक ने पलट के जताती नजरों से उसे देखा। वो जिसका हाथ बस उसी खाने तक जाता था। वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसको तुम्हारे सिगार नापसंद थे। वो जब आती थी उनको छुपा देती थी। तुम्हें कैसे मालूम? इसके हलक में आंसुओं का गोला सा अटका। मैंने इसे ये करते हुए कई दफा देखा था। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कई मुलाजिम इसी वजह से फारिग किए थे कि इसकी आवाज रुंध गई। मैं हर बात बताना जरूरी नहीं समझता। एक कश भरा और उसकी तरफ पलटे। तुम अब दोबारा बाइक नहीं चलाओगे। इनका लहजा हतमी था। इसने धीरे से असबात में सर हिला दिया। मालिक फरीद ने एक निगाह इसकी टांग की पट्टी पे डाली, फिर शाने उचकाए। टांग ही है, टांगे टूटती रहती हैं। जल्द ठीक हो के घर आओ। और बाहर निकल गए। उसने अधपिया सिगार ट्रैश कैन की तरफ उछाल दिया। वो अब उनको कभी हाथ नहीं लगा सकता था। वो ट्रैश कैन में फेंके सिगार्स को देख रहा था। आंसू आंख के किनारे पे अटके थे। जहन में एक तस्वीर सी उभर रही थी। चांद के अदवार, हिलाल से बदर और बदर से हिलाल तक का सफर। जब आप वापस आओगे तो मैं यहाँ नहीं हूँगी। मैं इंतज़ार करूँगी। बदर का इंतज़ार। वो मेरा दोस्त है। हम साथ बड़े होंगे। वो भीगी आंखों से सिगार के अंगारा हुए किनारे को देख रहा था। एक सफेद टूसॉन सड़क पे तेजी से भाग रही थी। इसके शीशे स्याह थे। बाहर फैले सरसब्ज खेत स्याही का चश्मा चढ़ाए दिखाई देते थे। फ्रंट सीट पे वो बैठी थी। घुंघरियाले लंबे बाल कमर पे गिर रहे थे। सीट बेल्ट पहनी हुई थी। दोनों हाथ जिप टाई से सामने को बंधे थे और इन पे कपड़ा रखा था। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। ज़ियाद सुल्तान ने एक सुलगती नज़र इस पे डाली, फिर वापस सामने देखने लगा। इस लड़की की वजह से उसने चंद दिन पहले अपने करियर का सबसे तकलीफ देह कत्ल किया था। उसके पास इस कत्ल के बहुत तरीके थे। जैसा कि इसने नगीना सुल्तान से कहा था, कत्ल एक आर्ट है और इस कत्ल को एक्सीडेंट लगना चाहिए था। और फिर इस लड़की को मारना सरकार का हुक्म था। इसको मारना माहिर फरीद के साथ इंतकाम था। वो अपनी मर्जी से इस लड़की को कहीं भी बुला सकता था। वो किसी और के हाथों इसको एक नफीस से हादसे में मार सकता था। किसी को शक भी ना होता कि इसे कत्ल किया गया है। लेकिन ज़ियाद ने ऐसा नहीं किया। उसने वही रवायती तरीका इस्तेमाल किया। उस लड़की को माहिर के नंबर से मैसेज भेजा, क्या हम मिल सकते हैं? मैं इस एड्रेस पे तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, अर्जेंट। इसे उम्मीद थी कि वो नहीं आएगी। इसने इतनी फिल्में देख रखी होंगी कि वो इस साजिश को भांप जाएगी। वो माहिर के अस्पताल फ़ोन कर देगी। इसे मालूम हो जाएगा कि माहिर वहाँ से नहीं निकला। वो उसे कैसे बुला सकता है? इसे सोचना चाहिए ना। वो सोचेगी, वो नहीं आएगी और वो सरकार से कहेगा कि वो भाग गई है, कहीं ऐसी जगह छुप गई है जहां से वो भी उसे नहीं ढूंढ सकता। वो सरकार के कुछ अहकामात टाल सकता था, लेकिन हर हुक्म नहीं। वो उनकी ताकत से भी वाकिफ था और वो नहीं चाहता था कि वो जान पाए कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ज़ियाद को ये भूल गया था कि सरकार को ये जानने के लिए किसी जादू की ज़रूरत न थी
और अक्सर मौक़ों पर वो उसको किसी किताब की तरह पढ़ सकती थी। इसे ये भी नहीं मालूम था कि उस रोज़ सबरीना की सालगिरह थी। शम्स इस खाली खाली से अपार्टमेंट में सोफे पे बैठा था। एक तरफ एशट्रे रखी थी जिसमें गिरती राख बढ़ती जा रही थी। वो छत को देखते हुए कुछ सोच रहा था जब उसका मोबाइल बजा। वो एकदम चौंका। इसने अभी नंबर तब्दील किया था, फिर कैसे? स्क्रीन को देख के गहरी सांस खारिज की। वो ईमेल थी, वरना किसी को उसका ये नंबर कैसे मालूम हो सकता था? उसने ईमेल खोली। सबरीना। वो चौंका। मेरे पास आपके लॉकर से निकाली गई एक शय है। इसके अलावा चंद अहम मालूमात जो मुझे सरकार के बारे में मिली हैं। मैं आपको सरकार से बचा सकती हूँ और हिलाल को भी। मुझे और आपको एक मुआहिदा करना है। अगर आपको अपनी बीवी और बेटी को बचाना है तो इस जगह पे आ जाएं। नीचे लोकेशन और वक्त दर्ज था। शम्स ने थूक निगला। इसकी रंगत उड़ चुकी थी। इसे फैसला करना था। क्या ये ईमेल वाकई सबरीना ने की थी? क्या सबरीना उन लोगों के साथ मिली हुई थी या वो उनसे अलग थी? नहीं, वो उनके साथ मिली हुई नहीं थी। वो तो खुद उसको मारना चाह रहे थे। लेकिन वो एल्बम, वो उसे चाहिए था। वो सरकार के गुनाहों का सबूत था। उसने कार की चाबी उठाई जिस पे रेंटल का टैग था और सोफे से उठ गया। अगर उसके पास हिलाल को बचाने का कोई रास्ता था तो वो उस रास्ते पे कदम रख लेगा। ज़ियाद सुल्तान जानता था शम्स कहाँ छुपा है। उसकी बीवी और बेटी कहाँ हैं, वो उन तक भी पहुंच जाएगा। उसे शम्स को सिर्फ उसके अपार्टमेंट से निकाल के बाहर सड़क तक लाना था। वो जानता था कि शम्स आ जाएगा। वो एक बेचैन रूह की मानंद था। इसे सबरीना की ईमेल के बाद चैन नहीं आएगा, लेकिन उसे सबरीना से वहां आने की उम्मीद नहीं थी। वो लड़की जिसको तुम अभी तक मार नहीं सके, उसके दिल पे भी माहिर फरीद का कब्जा है। सो ये तय हुआ कि मोहब्बत मोहतात से मोहतात इंसान को भी उसकी हिफाजती दीवार नीचे करने पे मजबूर कर देती है। वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला थी। वो उससे मुलाकात की मुंतज़िर थी। वो कैसे ना आती? माहिर से मिलने वो कई दफ़ा जहनी अमराज के इदारे गई थी। हर दफ़ा वो वापस निकलती तो उसका चेहरा बुझा हुआ होता। वो जानता था कि वो साइकोपैथ उससे नहीं मिलता था, फिर उसने जाना छोड़ दिया। वो उसको वक्त देना चाहती थी और अब उसका मैसेज मिलते ही वो मतलूबा जगह पे मौजूद थी। बस स्टॉप के साथ खड़ी गूगल लोकेशन से जगह का तायुन करती वो दाएं बाएं देख रही थी। उसने लंबा सब स्वेटर पहन रखा था। स्याह बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। कानों में गोल सिल्वर ईयररिंग्स थे जैसे चूड़ियां हों। वो इश्तियाक से दाएं बाएं देख रही थी। इसके हाथ में कुछ था, एक बॉक्स जिस पे बेकरी का लोगो था। वो माहिर का इंतजार कर रही थी। वो सड़क के दूसरी जानिब एक गली के दहाने पे डंपस्टर के साथ खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। उसने स्याह पी कैप के साथ स्याह मास्क पहन रखा था। गर्दन के गिर्द मफलर बंधा था। जैकेट की जेबों में हाथ डाले वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर उसने शम्स को उस तरफ बढ़ते देखा। वो शम्स को देख के हैरान हुई थी। वो उसको कुछ कह रहा था और वो नफी में सर हिला रही थी। शम्स का चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो परेशान हो गई थी। फिर वो तेजी से आगे बढ़ी। वो सड़क क्रॉस करना चाह रही थी। ज़ियाद ने कान में लगे एयरपोर्ट्स को दबाया। उसने किसी को इशारा दिया। अगले चंद लम्हे किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह गुजरे। इस जॉब के लिए उसने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था। दूर से एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। अंधाधुंध ट्रक एकदम साइडवॉक पे चढ़ गया। बहुत से शीशे टूटे। धमाका सा हुआ। चीखें, आग, स्याह धुआं। ट्रक ड्राइवर के सामने एयरबैग्स खुल चुके थे।
उसने दरवाजे से छलांग लगाई और तेजी से भागता हुआ एक गली में गुम हो गया जहां एक बाइक उसका मुंतजिर था और यहां उसकी जॉब खत्म हो चुकी थी। पुलिस उस सब कॉन्ट्रैक्टर का ताक़ुब करेगी जिसको उसने अपने हिस्से से कई गुना कम रकम अदा की थी। जिस बाइक पे उसने फरार होना था, उसके ड्राइवर को हुक्म था कि वो चंद मील दूर जाके उसे गिरा देगा किसी सड़क पे अंधी ट्रैफिक के दरमियान। यूं उस कत्ल की जॉब के तमाम सुराख बंद हो जाएंगे। सबरीना और शम्स को मारने वाला ड्राइवर जो पुलिस के डर से भागा था वहीं मर जाएगा, तमाम सबूतों और शवाहिद के साथ। रहा ज़ियाद सुल्तान, तो वो जिस अंधेर गली में खड़ा इस जॉब को सुपरवाइज कर रहा था, उसे वहीं से वापस पलट जाना चाहिए था। उसने बहुत नफासत से तमाम शवाहिद ख़त्म कर दिए थे, लेकिन वो सड़क किनारे गिरी पड़ी थी। उसके सर से खून उबल रहा था। वो रुक रुक के सांस ले रही थी। ज़ियाद सुल्तान ने खुद को उसकी तरफ बढ़ते देखा। वो सुर्ख फोन बूथ के सामने सर के बल गिरी हुई थी। उसके पेट में शीशे का एक बड़ा सा टुकड़ा लगा था जिससे खून उबल रहा था। वो पंजों के बल उसके सामने झुका। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। मंजर धुंधला था। उसने स्याह मास्क वाले शख्स को अपने सामने झुकते देखा। धुआं, चीखें, शोर। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। ज़ियाद ने दस्ताने वाला हाथ निकाला, उसकी नब्ज पे हाथ रखा। वो अभी जारी थी। उसके करीब साइड वॉक पे बहुत सा खून गिरा था। उसने दस्ताने की उंगली खून में डबोई और पथरीले फर्श पे चंद लकीरें खींची। फिर वो उठ खड़ा हुआ, एक आखिरी नज़र उस पे डाली। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो वहां से जाना चाहता था। इसी पल उस लड़की ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, शौक, हैरत, बेयकीनी, आंसू। वो उसको नहीं देख रही थी, वो आसमान को देख रही थी। और तब उसने देखा, उसके साथ गिरा डब्बा और उसमें से बाहर निकली शय। वो एक केक था, छोटा सा केक। हादसे के बाइस वो भी मुनहदिम हो चुका था। अलबत्ता उसके ऊपर लगा प्रॉप सलामत था। एक स्टिक पे लगा कार्ड, हैप्पी बर्थडे सबरीना। किसी ने उसके सीने में बर्छी घोंप दी। उसने वो कागज उतारा और उसे जेब में डालता आगे बढ़ गया। एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे थे और लोग उस तरफ इकट्ठे हो रहे थे। ज़ियाद सुल्तान अब भीड़ में गुम हो चुका था। वो नन्हा सा कार्ड उसकी जेब में सांस ले रहा था, खून आलूद सांसें। वो कार्ड उस वक्त भी उसके वॉलेट में था जब वो ड्राइव करता हुआ उन खेतों के दरमियान से गुजर रहा था। तुम में इतना खास क्या है रपुंज़ल? दफतन ज़ियाद ने एक सुलगती निगाह उस पे डाली। हिलाल ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें हल्की भूरी और लंबी पलकें मुड़ी हुई थीं। तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया है? वो उसको चुभती आंखों से देख रही थी। उन आंखों में खौफ था, ना आंसू। उनमें गुस्सा था, बेबसी थी, दुख था। तुम्हारी माँ हमारी कहानी का एक्स्ट्रा किरदार थी। उसके साथ वही हुआ जो एक्स्ट्रास के साथ होता है, लेकिन तुम स्पेशल हो। कार फोन बजने लगा। उसने एक उंगली से कबूलियत का बटन दबाया तो सारे में नगीना बेगम की आवाज गूंजने लगी। वो लड़की कहाँ है ज़ियाद? वो गुर्राई थी। हिलाल फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। जहां होना चाहिए। उसकी आवाज में बगावत थी। तुमने उसको मेरे पास लाना था। तुम उसको कहां लेकर जा रहे हो? जहां मेरी मर्जी। उसने कॉल काट दी। वो फिर से कॉल करने लगी, लेकिन ज़ियाद ने फोन ऑफ कर दिया। हैप्पी बर्थडे सबरीना, वो कार्ड उसके बटवे के अंदर से पुकार रहा था। जानती हो मैं तुम्हें सरकार के हवाले क्यों नहीं कर रहा? उसका लहजा किसी सांप की तरह फुंकारता हुआ था। उसने जवाब नहीं दिया, बाहर देखती रही। क्योंकि मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूं और तुम्हारी सजा सख्त होनी चाहिए हिलाल, क्योंकि तुम्हारी वजह से 3 खानदान तबाह हुए।
तुम्हारा खानदान। वो उंगलियों पे गिन रहा था। मेरा खानदान, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी माँ को बीमार किया है। फिर उसकी आवाज धीमी पड़ी, हलक में गोला सा फंसा। और वो बेकसूर लड़की जिसको मैंने तुम्हारे लिए मारा था। उसके माथे की नसें उभरने लगीं। एक्सेलरेटर पे पैर का दबाव बढ़ाया। कार की स्पीड तेज हो गई। तुम्हारे लिए इतना खून बहाया गया है, क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? वो अब उसको देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था। ज़ियाद की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूं? मैं जानती हूं, तुम नहीं जानते। वो चेहरा मोड़ के भागते खेतों को देखने लगी। ज़ियाद पहले एक कान कंधे तक ले गया, फिर दूसरा कान दूसरे कंधे तक, जैसे थकी हुई गर्दन को रिलैक्स करना चाह रहा हो। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। कार एक इमारत के सामने रुकी। वेराने में बनी एक कई मंजिला इमारत। उसने कार रोकी तो बहुत सी धूल उड़ने लगी। वो तेजी से बाहर निकला और फ्रंट सीट तक आया। फिर उसका दरवाजा खोला। हैप्पी बर्थडे सबरीना। हर तरफ धूल उड़ रही थी और वो अंदर जमी बैठी थी। उसने कोहनी से पकड़ के उस बच्ची को बाहर निकाला। वो चलते चलते रुक जाती, मज़ाहमत करती, लेकिन वो उसे खींचता हुआ दरवाजे तक आया। दिलावर सामने से चलता आ रहा था। चेहरे से परेशानी टपक रही थी। ज़ियाद, सरकार का फोन आया है, वो बहुत गुस्सा। ज़ियाद ने उसे कंधे से धक्का देकर पीछे हटाया और उस बच्ची को कोहनी से दबोचे अपने साथ ले जाने लगा। दिलावर एक तरफ को गिर गया। वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। जानती हो तुम्हारी सजा क्या होगी? वो बार बार पीछे को भागती, लेकिन वो उसे खींचता ऊपर ले जाने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पे एक लोहे का दरवाजा था। उसने कुंडी खोली। दिलावर संभल के खड़ा हुआ और भागता हुआ उनके पीछे आया। जानती हो, वो छत के सहन में उसे खींच लाया और इससे पहले कि दिलावर वहां आता, उसने लोहे का दरवाजा जोर से बंद किया और आगे से कुंडा लगा दिया। जंग आलूद लोहे की चीखें निकल गईं। ज़ियाद प्लीज ऐसा कुछ मत करना, ये लड़की कीमती है। दिलावर दूसरी जानिब से दरवाजा पीट रहा था। क्या होगी तुम्हारी सजा? वो उसको कोहनी से पकड़ के मुंडेर तक लाया और एक झटके से कोहनी छोड़ दी। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे, छत के दहाने। हिलाल ने धूप से आंखें छोटी करके उसे देखा। उसके घुंघराले बाल हवा से पीछे को उड़ रहे थे। हैप्पी बर्थडे सबरीना। जानती हो तुम्हारी सजा क्या है? वो हलक के बल चिल्लाया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, आंखों में बहुत सी चुभन लिए, फिर होंठ खोले। कोई तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। उसकी आंखों में तरस दर आया। ज़ियाद सुल्तान के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई। मैं तुम्हें, कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है। एक एक लफ्ज पे जोर दिया। दरवाजा हनूज धड़धड़ाया जा रहा था। मगर वो मर जाएगी। वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। छत के कोने में बने एक कमरे की खिड़की में एक साया सा था। कोई वहां से उन्हें देख रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर जाएगी, तुम्हारे भाई की वजह से। वो बोला तो उसकी आवाज में गुर्राहट थी, कर्ब था। तुम्हारी वजह से वो लड़की अपनी जान से गई। तुम वजह हो हर चीज की। और आज, उसने आस्तीन से माथे पे आया पसीना साफ किया, आज हम इस वजह को खत्म कर देंगे। वो आगे बढ़ा और उसको कोहनी से थामा, फिर उसे जबरदस्ती चंद कदम घसीट के मुंडेर तक लाया। वो अभी तक उसको देख रही थी। उसके बाल अब पीछे को उड़ रहे थे और आंखें धूप से सुनहरी लग रही थीं। ज़ियाद ने गर्दन झुका के नीचे देखा। जमीन किसी खाई की तरह दिखाई दे रही थी। हर रपुंज़ेल को बचाने के लिए शहजादा नहीं आया करता। वो उसको देखते हुए तंज से कह रहा था। वो मुझे बचाने आएगा। वो अब भी उसको देख रही थी। यहां कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आए।
तुम उसे नहीं जानते। वो आखिर में हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में सारे जमाने की सोगवारियत थी। वो मुस्कुराहट उसका मजाक उड़ा रही थी। लोहे के दरवाजे के पार खड़ा दिलावर मुसलसल उसे पीट रहा था। सरकार, उसके सर पे खून सवार है, शायद उसने अपनी दवा नहीं ली, मैं ये दरवाजा नहीं तोड़ सकता। जाद मुंडेर के किनारे खड़ा उसकी कोहनी दबोचे उस छोटी सी लड़की की आंखों में देख रहा था। वो भी गर्दन उठाए उसे देख रही थी। उसकी सुनहरी आंखों में बहुत कुछ था, चुभन, मलामत, तरस। कोई तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, वो जैसे उसको बता रही थी। अब उसकी आंखों में कुछ ना था, ना खौफ, ना परेशानी, बस एक सोगवारियत थी, तरहम, अफसोस। और अगले ही लम्हे जात सुल्तान ने उसकी कोहनी छोड़ दी, फिर उसे दोनों शानों से पकड़ा और पीछे को धक्का दे दिया। वो किसी गुड़िया की तरह उड़ती हुई ऊंची छत से नीचे जा गिरी। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया साकिन हो गई। अगले लम्हे जात सुल्तान ने गर्दन झुका के देखा। नीचे, बहुत नीचे मट्टी पे वो सर के बल गिरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और सर के पीछे से खून निकलता एक सुर्ख तालाब बना रहा था। हाथ सामने को अभी तक जिप टाइज में बंधे थे। उसे अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय एक आवाज के, हैप्पी बर्थडे सबरीना। सैकड़ों मील और कई समुंदर दूर अस्पताल के कमरे में लेटा माहिर एकदम से उठ बैठा था। उसके इर्द गिर्द अंधेरा था, टांग पट्टी में जकड़ी हुई थी, हाथ पे आईवी लाइन लगी थी। उसने बेइख्तियार हाथ छुड़ाना चाहा, सुई निकल गई, खून के कतरे हाथ से गिरने लगे। वो गहरे गहरे सांस लेता उन कतरों को देखता रहा। हिलाल, उसने सीने पे हाथ रखा, वहां अजीब सा दर्द उठा था।